टॉपर बनना इजी होता है? तो मेरे को पता भी नहीं था कि नीट का पेपर क्या होता है। मेरे को क्लास में जब मैं यहाँ पहली बार आया तब मेरे को पता चला कि नीट का पेपर 720 नंबर का होता है। मार्किंग 4 नंबर मिलते हैं, -1 मार्किंग भी होती है कोई। इस साल का पेपर को लेके बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि इस साल का टॉपर के कितने मार्क्स आने वाले, कि टॉपर कहाँ से बनने वाला है। जब आप पहली बार अपना ऑल इंडिया रैंक 1 देखे तो रिएक्शन क्या था उस टाइम का? तो अपने आप को कैसे, डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर रखा अपने आप को? कई बार क्या होता है, स्टूडेंट सोशल मीडिया के बहुत एडिक्टेड होते हैं, रील्स वगैरह बहुत स्क्रॉल करते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चे किसी गलत आदत के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो उस पर कैसे कंट्रोल करें बच्चे, और अपने आप को उस चीज़ से कैसे अवॉइड किया आपने? मैं अगर सच बताऊं तो मैं भी थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गया था। मेरे को भी यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने की आदत लग गई थी। लेकिन अच्छा, टॉपर का कोई अलग से डेली रूटीन रहता है? आपका डेली रूटीन क्या था? ये वेब सीरीज़ वगैरह, नेटफ्लिक्स का भी ज़माना चल रहा है, तो इन सब में इन्वॉल्व थे क्या आप? मैंने फिजिक्स चालू की तो शुरू के 20-25 मिनट में मैंने 15-20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश की, जिसमें में से मुश्किल से 10-12 क्वेश्चन हुए। तो कहीं ना कहीं अब ऐसे में अपने आप ही प्रेशर आ जाएगा। मोरल डाउन हो गया होगा? बिल्कुल सर, 3 घंटे का पेपर है, आधा घंटा मैं ख़राब कर चुका हूँ, इतने क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए हैं। उन स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहते हो जिनका पेपर बहुत ख़राब गया, वो प्रिडिक्ट भी नहीं किया था किसी ने कि पेपर इतना टफ आएगा? उनको क्या मैसेज देना चाहोगे जिनके मार्क्स इस बार बहुत कम आए? बड़ा फिजिक्स की एनसीईआरटी, मतलब ज़्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को स्किप कर देते हैं, लेकिन मैंने उनके एक भी कंसेप्ट को स्किप नहीं किया। अगर आप गुरु कृपा में नहीं होते तो क्या आपका ऑल इंडिया रैंक बनाता? तो ऐसे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक हिंदी मीडियम का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। अच्छा, आप हिंदी मीडियम से थे? बिल्कुल सर। तो ऐसे में एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए, जिसको बिल्कुल पता ही नहीं नीट के बारे में, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आई। दोनों सब्जेक्ट में आपके लिए डिफ़िकल्ट कौन था? मेरे लिए सर बायोलॉजी सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि देर अगर मैं शॉर्ट्स देखता भी था तो मेरे को थोड़ी देर बाद याद आ जाता था कि नहीं, मैं गलत ट्रैक पर जा रहा हूँ। इसलिए अपने आप को कंट्रोल तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। आप रूम में अकेले हैं, फ़ोन चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई आपको कहने वाला नहीं है। तो उस दौरान आपके अंदर से ये आवाज़ आनी चाहिए कि नहीं, परेशान तो मैं सुबह से इतने इंटरव्यू हो रहे हैं, परेशान तो हो ही रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं खुशी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसी दिन के लिए मेहनत की थी। नीट में मतलब जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबका सपना यही होता है ना कि AIR1, और इतने लाखों 22-23 लाख बच्चों ने पेपर दिया, और उनमें से AIR1 लाना कोई छोटी बात भी नहीं है। जी, नीट 2026 का पेपर भी डिफ़िकल्ट आता है, तो उन बच्चों को कैसे क्या मैसेज देना चाहोगे कि पेपर को कैसे सॉल्व करना चाहिए? पेपर देने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट सेंटर से रो के निकल रहे थे, मतलब वो कह रहे थे इतिहास का सबसे डिफ़िकल्ट पेपर था इस साल का। कहें तो टीचर्स भी इस साल का पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो आप अपना पेपर कैसे सॉल्व किया? आपको पता कैसे चला कि यार ये पेपर इतना डिफ़िकल्ट है, कैसे इसको सॉल्व करना है? हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो गाइस, आज मेरे साथ हैं नीट 2025 के ऑल इंडिया रैंक 1। भाई, सबसे पहले तो बधाई हो आपको, इंडिया में इकलौते आप डायमंड हो जिनका इस साल ऑल इंडिया रैंक 1 आया है, जिनका 686 मार्क्स आया है। पहली बार प्रीवियस ईयर ऑल इंडिया रैंक 1 पे 17 स्टूडेंट थे, और इस साल ऑल इंडिया रैंक 1 पे सिर्फ आप इकलौते स्टूडेंट हो। तो भाई, कैसा फील होता है ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैंने 3 साल मेहनत की थी गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट में, तो उसी का मेरे को इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, तो बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, पेपर देने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट सेंटर से रो के निकल रहे थे, मतलब वो कह रहे थे इतिहास का सबसे डिफ़िकल्ट पेपर था इस साल का। कहें तो टीचर्स भी इस साल का पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो आप अपना पेपर कैसे सॉल्व किया? आपको पता कैसे चला कि यार ये पेपर इतना डिफ़िकल्ट है, कैसे इसको सॉल्व करना है? देखो, जो मतलब 3 साल मैंने मेहनत की थी वो सिर्फ उन 3 घंटे के लिए की थी जिसमें मेरा नीट का पेपर होता है। तो वो 3 घंटे का टाइम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। मैंने इस बार सबसे ज़्यादा टिपिकल और हार्ड पेपर फिजिक्स का ही था। तो फिजिक्स सबसे पहले मैंने अटैम्प्ट भी फिजिक्स ही की। मेरा जो पेपर का कोड था वो 45 था, और उसमें पहला क्वेश्चन बहुत टफ था। हाँ जी, 45 कोड में जितने भी फिजिक्स के हार्ड क्वेश्चन थे वो शुरू के 20-25 में ही थे। और इवन जो पहला नंबर क्वेश्चन था वही फ्लूइड एक टॉपिक, उससे सरफेस टेंशन का था, वो तो मेरे से लास्ट तक हुआ ही नहीं था। मैंने जो एक क्वेश्चन छोड़ा है पूरे पेपर में, वही क्वेश्चन मैंने ऐसा है जो मैं अटैम्प्ट ही नहीं कर पाया। तो जब मैंने फिजिक्स चालू की तो शुरू के 20-25 मिनट में मैंने 15-20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश की, जिसमें में से मुश्किल से 10-12 क्वेश्चन हुए। तो कहीं ना कहीं अब ऐसे में अपने आप ही प्रेशर आ जाएगा। मोरल डाउन हो गया होगा? बिल्कुल सर। 3 घंटे का पेपर है, आधा घंटा मैं ख़राब कर चुका हूँ, इतने क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए हैं। लेकिन तब मैंने अपने टीचर्स की बात को याद किया, उनकी गाइडेंस को याद किया, और मैं फिजिक्स स्किप करके मैं केमिस्ट्री पर चला गया। मैंने केमिस्ट्री अच्छे से की, मैंने बायो अच्छे से की, और मैंने वो बहुत ज़्यादा जल्दी में की टाइम बचाने के चक्कर में, और कहीं ना कहीं इसी वजह से मेरे एक सिली मिस्टेक केमिस्ट्री में जो मेरा एक क्वेश्चन गलत है वो मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से ही गलत है, और बायो में भी मेरी एक आधी सिली मिस्टेक हो गई। तो कहीं ना कहीं टाइम बचाने के चक्कर में मेरी सिली मिस्टेक हुई, लेकिन मैंने वहाँ पे अपना बहुत ज़्यादा टाइम बचाया, और उसके बाद वो टाइम मैंने वापस फिजिक्स में लगाया, और उसमें मेरे से ज़्यादातर क्वेश्चन हो गए। अच्छा, फिजिक्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको कितना टाइम लगा था? सर, मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं, मैंने कम से कम आधा घंटा तो मैंने शुरू में लगा दिया था। और कितने क्वेश्चन में?
शुरू के मतलब 15-20 क्वेश्चन तक मैं पहुंचा था, उसमें से मेरे से हुए तो कोई 7-8 क्वेश्चन ही थे, 9-10 के करीब। तो आधा घंटा तो मैं शुरू में लगा दिया था, उसके बाद लास्ट के भी 45 से 50 मिनट ही मैंने फिज़िक्स में लगाए थे, तो फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था मुझे। बायोलॉजी में कितना टाइम लगा था? बायोलॉजी में कोई मैंने 45 से 50 मिनट के अंदर करने की कोशिश की। केमिस्ट्री में? मतलब बचा टाइम केमिस्ट्री में ही मान लो आप। अच्छा, इस साल का पेपर को लेके बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि इस साल का टॉपर के कितने मार्क्स आने वाले, कि टॉपर कहाँ से बनने वाला है। जब आप पहली बार अपना ऑल इंडिया रैंक 1 देखे तो रिएक्शन क्या था उस टाइम का? सर वैसे कल रिज़ल्ट आया और कल सुबह से ही मेरी तबीयत ख़राब थी, और जब रिज़ल्ट आया तब मैं हॉस्पिटल में ही था। तब अचानक योगेंद्र सर का फ़ोन आया और उन्होंने मेरे को ये खुशखबरी दी कि मेरी रैंक फर्स्ट आई है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। लेकिन तब थोड़ा स्वास्थ्य ख़राब था, और तभी मैं अचानक सेलिब्रेट करने के चक्कर में थोड़ा स्वास्थ्य और ज़्यादा ख़राब हो गया, लेकिन खुशी बहुत ज़्यादा हो रही थी। अच्छा, उन स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहते हो जिनका पेपर बहुत ख़राब गया, वो प्रिडिक्ट भी नहीं किया था किसी ने कि पेपर इतना टफ आएगा, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे जिनके मार्क्स इस बार बहुत कम आए? बिल्कुल पेपर अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी प्रिपरेशन को PYQ से जज करते हैं। पिछले जो 3-4-5 साल से पेपर आ रहे हैं, हम उनके बेस पर ही अपनी प्रिपरेशन करते हैं। तो ऐसा पेपर तो पिछले कई सालों से आ ही नहीं रखा था, तो कई बच्चे ऐसे थे जो ये सोच रहे थे कि पेपर बहुत इजी आता है, और कहीं ना कहीं वो एक इजी पेपर के लिए अपनी तैयारी कर रहे थे, और ऐसे में एक हार्ड पेपर आ गया तो कहीं ना कहीं वो फेस नहीं कर पाए उस कंडीशन को। तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक मौका अपने आप को और दीजिए। आप 2026 के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए, और ऐसे में आपको पूरा सपोर्ट करने के लिए गुरु कृपा की टीम आपके साथ है। मेरा जैसे पूरा सपोर्ट किया मेरे को बुडानिया सर, राजेश सर, योगेंद्र सर, इन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट दिया। तो ये आपको सपोर्ट देने के लिए 24 आवर्स ये आपके लिए रेडी हैं। आप बस यहाँ पर आओ और जो भी गाइडेंस मिल रही है उसको ब्लाइंडली फॉलो करते चलो। अच्छा, अगर आप गुरु कृपा में नहीं होते तो क्या आपका ऑल इंडिया रैंक 1 आता? सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं जब 10वीं करके मैं यहाँ पर आया, मेरी सिस्टर ने मेरे को कहा था कि मेरे को नीट की तैयारी करने के लिए जाना चाहिए, और तब तो मेरे को पता भी नहीं था कि नीट का पेपर क्या होता है। मेरे को क्लास में जब मैं यहाँ पहली बार आया तब मेरे को पता चला कि नीट का पेपर 720 नंबर का होता है। मार्किंग 4 नंबर मिलते हैं, -1 मार्किंग भी होती है क्वेश्चन गलत होने पर। ये सब चीज़ें मेरे को कोचिंग में आने के बाद पता चली। तो ऐसे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हिंदी मीडियम का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। अच्छा, आप हिंदी मीडियम से थे? बिल्कुल सर। तो ऐसे में एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए, जिसको बिल्कुल पता ही नहीं नीट के बारे में, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आई। लेकिन मेरे को कभी उन डिफ़िकल्टीज़ को मेरे पर हावी नहीं होने दिया मेरे यहाँ पे टीचर्स ने, मेरे मेंटर्स ने और मेरे पेरेंट्स ने। तो उन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट किया और मैं उनकी हर बात को मानता चला गया। अच्छा, स्टार्टिंग में जब आए थे तो आप पहले टेस्ट दिए होगे, आपका कितने मार्क्स आ रहे थे टेस्ट में? शुरू में जब मेरा 11th का फर्स्ट माइनर था, मेरे को आज भी याद है, उसमें मेरा स्कोर 615 था पहले पेपर में? हाँ जी सर। यार, मेरा आप तो पहले से पढ़ने में तेज हो। 615 स्कोर सर। वैसे मतलब जो पहला माइनर होता है ना, मतलब जैसे सिर्फ खैर वो तो सबका आ जाता है। 10-15 दिन, तो अगर आप कंपेयर करें तो आज के टाइम में अगर आप जाके देखें क्लासरूम्स में, तो 615 पे भी आपको पहले माइनर में, क्योंकि पहले माइनर में टॉपिक क्या आते हैं, बेसिक मैथ्स आती है, और मतलब बहुत बेसिक सी चीज़ें आती है शुरू के 10-15 दिन में। तो 615 बहुत कम स्कोर होता है। आप अगर आज भी देखें, तो अगर आप किसी बैच में भी देखें, तो किसी फेज में, जैसे हमारे यहाँ पेपर होते हैं फेज वाइज, तो उसमें आप 615 पे रैंक आपको 200-250 के करीब मिलेगी, और वहाँ से एक अच्छी रैंक पर आना, उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आई थी। अच्छा, तीनों सब्जेक्ट में आपके लिए डिफ़िकल्ट कौन था? मेरे लिए सर बायोलॉजी सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, क्योंकि 2 साल में मैं फिज़िक्स केमिस्ट्री पे तो अच्छे से ध्यान दिया मैंने, लेकिन बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मैं कहीं ना कहीं पीछे रह गया, और उस कमी को मैंने अपने तीसरे साल में दूर किया। फिज़िक्स को कैसे पढ़ते थे आप? फिज़िक्स को सर मेरे को सेमिनार नहीं, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे इस बार का फिज़िक्स का पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, कहीं तो कुछ टीचर भी सॉल्व करने में बहुत टाइम लगा दिए। तो अपना बेस कैसे स्ट्रॉन्ग किया आपने पेपर में? इतना अचानक से इतना टफ पेपर देखने के बाद अपना मोरल, या फिर कहें कि अपने आप को कैसे संभाला उस पेपर को सॉल्व करने के लिए? अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने जो नोट्स प्रोवाइड हुए, मैंने उन नोट्स को अच्छे से किया। उसके बाद जो मेरे को यहाँ पे मॉड्यूल मिले, उसमें कई सारे क्वेश्चन थे, मैंने उन क्वेश्चंस को अच्छे से किया। उसके बाद मेरे को यहाँ पे समर्थ नाम की बुकलेट मिली। मैं अगर आपको सही बात बताऊँ तो इस समर्थ जो बुकलेट थी, इसको मैंने बहुत अच्छे से सोल्व किया था, और फिज़िक्स में मेरा जो 166 का स्कोर है, वो कहीं ना कहीं उसमें इस समर्थ का बहुत बड़ा रोल है। तो वो उस बुकलेट को मैंने अच्छे से सोल्व किया, और उसके बाद NCERT को भी मैंने अच्छे से पढ़ा। फिज़िक्स की NCERT, मतलब ज़्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री की NCERT को स्किप कर देते हैं, लेकिन मैंने उनके एक भी कंसेप्ट को स्किप नहीं किया। तो NCERT में जो सोल्ड एग्जाम्पल होते हैं, कहीं ना कहीं पेपर अगर हार्ड आ भी रहा है तो उसमें कंसेप्ट वही हैं जो NCERT में है। कई आप जैसे हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो ये बच्चे ये सोच के स्किप कर देते हैं कि यार ये तो नीट में आता ही नहीं। तो लेकिन मैंने वो गलती नहीं की, उनको भी मैंने उतना ही इंपॉर्टेंस दिया, और उसी का मेरे को बेनिफिट मिला। अच्छा, क्या टॉपर बनना ईजी होता है?
ईज़ी तो बहुत अच्छे से आंसर करना आप इसको। ईज़ी तो देखो कहाँ ही होता है, मेहनत तो करनी पड़ती है। 3 साल मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की। क्लासरूम मतलब पहले क्लास को अच्छे से अटेंड करो, फिर क्लास में जो कराया उसको अच्छे से करो, मॉड्यूल करो, समर्थ करो। फिर अगर डाउट्स आ रहे हैं तो डाउट काउंटर पे जाओ, टीचर से रिक्वेस्ट करो डाउट पूछने के लिए। कोई भी दिक्कत आ रही है तो अपने मेंटर्स को बताओ। तो मेहनत तो देखो करनी पड़ती है, इधर उधर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना होता है। जो इधर उधर के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उनसे बिल्कुल दूर रहना होता है, क्योंकि तो अपने आप को कैसे, डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर रखा अपने आप को? मतलब इस एज में ऐसे हमारे पास कई मौके आते हैं, जैसे गलत दोस्त हो गए, तो ऐसे कई चीज़ें आती है। तो मेरे को कोई भी छोटी से छोटी चीज़ होती थी तो मैं अपने पेरेंट्स से शेयर कर लेता था, अपने मेंटर से शेयर कर लेता था, और उन्होंने मेरे को इन चीज़ों का बहुत अच्छा सोल्यूशन भी दिया। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट सोशल मीडिया के बहुत एडिक्टेड होते हैं, रील्स वगैरह बहुत स्क्रॉल करते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चे किसी गलत आदत के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो उस पर कैसे कंट्रोल करें बच्चे, और अपने आप को उस चीज़ से कैसे अवॉइड किया आपने? जैसे मैं यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने 3 साल गुरु कृपा में प्रिपरेशन की। शुरू के 2 साल तो मैं हॉस्टल में रहा और मेरे पास कीपैड फ़ोन ही था, तो सोशल मीडिया का तो कोई चांस ही नहीं है। और उसके बाद जब मैं तीसरे साल में था तो मैंने देखा कि कहीं ना कहीं स्मार्टफोन की ज़रूरत मेरे को पड़ रही थी क्वेश्चंस वगैरह सर्च करने के लिए। और तब मैं अगर सच बताऊं तो मैं भी थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गया था, मेरे को भी यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने की आदत लग गई थी। लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरी मम्मी को, जब उन्होंने मेरे को स्मार्टफोन दिया तो उनको पहले ही पता था कि ये आदत मेरे को शुरू से ही थी। 10th की छुट्टियों में मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स देखता था, तो उन्होंने ये मेरे को पहले ही कह के भेजा था कि हम फ़ोन दे तो रहे हैं लेकिन तो इसका ध्यान रखना। और अपने पेरेंट्स को देखते हुए अपने सपने को मैंने हर टाइम अपने सामने रखा। थोड़ी देर अगर मैं शॉर्ट्स देखता भी था तो मेरे को थोड़ी देर बाद याद आ जाता था कि नहीं, मैं गलत ट्रैक पर जा रहा हूँ। इसलिए अपने आप को कंट्रोल तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। आप रूम में अकेले हैं, फ़ोन चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई आपको कहने वाला नहीं है, तो उस दौरान आपके अंदर से ये आवाज़ आनी चाहिए कि नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ, और उसी आवाज़ को सुनते हुए मैं इन चीज़ों से दूर रहा। कभी सोचा था ऑल इंडिया रैंक 1 लाऊंगा? ये जो आप देख रहे होगे, मतलब आपको हर इंटरव्यू लेने के लिए सब रेडी होंगे, परेशान हो गए होगे आप इंटरव्यू देते देते, तो मतलब ये क्या फीलिंग, क्या होती है एक्चुअल में, क्या फीलिंग होती है? परेशान तो मैं सुबह से इतने इंटरव्यू हो रहे हैं, परेशान तो हो ही रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं खुशी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसी दिन के लिए मेहनत की थी। नीट में मतलब जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं सबका सपना यही होता है ना कि AIR 1, और इतने लाखों 22-23 लाख बच्चों ने पेपर दिया और उनमें से AIR 1 लाना कोई छोटी बात भी नहीं है। तो आज कहीं ना कहीं अगर मैंने ड्रीम को अचीव किया है तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अच्छा, कोई किसी एक चीज़ को क्रेडिट या किसी एक लोग को क्रेडिट दोगे, तो वो किसको क्रेडिट दोगे आप? सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं देना चाहूँगा अपने इंस्टीट्यूट को, अपने पेरेंट्स को। वैसे इंस्टीट्यूट का इसमें बहुत ज़्यादा रोल रहा है। गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट में मेरे को हर चीज़ का सोल्यूशन यहाँ मिला, मेरे को हर चीज़ की गाइडेंस यहाँ पे मिली। अच्छा, टॉपर का कोई अलग से डेली रूटीन रहता है? आपका डेली रूटीन क्या था? मेरा डेली रूटीन मतलब मैं देखो, जैसे क्लास का टाइम, जैसे हमारा कभी सुबह का बैच होता था, कभी शाम का बैच होता था, तो कोशिश यही रहती थी कि 6 से 7 आवर्स, 6 to 7 आवर्स मैं अपनी सेल्फ स्टडी को दे पाऊँ। और मैंने बस उसी को 7 आवर्स की स्टडी, और उसमें मेरा यही मोटिव रहता था कि मैं अपने नोट्स को अच्छे से कर पाऊँ, अपने मॉड्यूल को कर पाऊँ, समर्थ को सॉल्व कर पाऊँ, अपनी NCERT को पढ़ पाऊँ। तो इसलिए इधर उधर टाइम वेस्ट मैंने कभी नहीं किया इन 3 सालों में, और हमेशा अपनी स्टडी को ही फोकस किया। अच्छा, सीकर के अलावा कोटा में भी कोचिंग है, तो मतलब कभी ख्याल नहीं आया कि कोटा जाके कोचिंग करूं? तो जब मैं, हमारे परिवार में आज तक किसी ने बायोलॉजी ली नहीं, किसी ने नीट की प्रिपरेशन की नहीं, तो ऐसे में जब मैंने नीट की प्रिपरेशन के लिए सोचा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि मैं कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ। अपने रिलेटिव से मैंने थोड़ी एडवाइस ली कि क्या करना चाहिए। ऐसे में मुझे हमारे एक जानकार मिले, मनोज शर्मा सर, वो पिछले कुछ सालों से इधर गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट में ही हैं। उन्होंने मेरे को गाइड किया कि मैं इधर एडमिशन लूँ, और फिर मैंने पिछले कुछ सालों का रिजल्ट देखा तो हर साल यहाँ पे सिलेक्शन बढ़ ही रहे हैं, हर साल यहाँ का सिलेक्शन रेशियो बढ़ता ही जा रहा है, तो इसलिए फिर मैंने गुरु कृपा को ही पसंद किया। अच्छा, आपके क्लास 10 में कितने मार्क्स आए थे? किसमें? क्लास 10th में? 10th में मेरा स्कोर था 97.17। और 12th में? 90.80। मतलब कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से पढ़ने में तेज़ थे आप। हाँ जी सर, स्कूलिंग में बहुत अच्छी थी मेरी स्कूलिंग भी। तो इसको मेंटेन कैसे किया आपने? मतलब आपका मार्क्स क्लास 10th में भी अच्छा, 12th में भी अच्छा, नीट का ऑल इंडिया रैंक 1, मतलब इन सब चीज़ों को मेंटेन कैसे किया आपने? मेंटेन के लिए एक ही चीज़ है कि हमें बस मेहनत करते रहना है। मेहनत में कभी कोई कमी नहीं छोड़नी है। अपने रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है हमें, अपनी एफर्ट्स के बारे में सोचना है। अपने एफर्ट्स में कभी कोई कमी नहीं छोड़नी है हमें। अच्छा, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या करते थे? अब कभी कभी जैसा होता था कि कभी कोई डिप्रेशन आ रहा है या कोई टेंशन आ रही है, तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए मैं थोड़ी देर अपने फ्रेंड्स से बात कर लेता था, अपने मेंटर से बात कर लेता था, अपने पेरेंट्स से बात कर लेता था, थोड़ी देर गाने सुन लेता था या बाहर घूमने चला जाता था। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे स्ट्रेस को रिलीव करने में हमारा हेल्प करती हैं। किस टाइप के गाने सुनते थे आप?
गाने से कोई भी सुन लेता था, ऐसा कोई पर्टिकुलर शौक नहीं है। और ये वेब सीरीज़ वगैरह नेटफ्लिक्स का भी ज़माना चल रहा है, तो इन सब में इन्वॉल्व थे क्या आप? नहीं, ये तो मैं आज अब मेरा सिलेक्शन हो गया है, ये तो मैं मतलब अच्छा मैंने रैंक कर ली है, तो मैं अभी भी इन चीज़ों से मैं दूर ही हूँ, कभी शौक ही नहीं था इन चीज़ों का तो मेरे को। अच्छा, जो बच्चे बहुत ज़्यादा एडिक्ट हैं इन सब चीज़ों से, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? उनको मैं यही कहना चाहूँगा, आप जितना जल्दी हो सके इन चीज़ों से दूर हो जाएं, क्योंकि इन चीज़ों में अगर आप पड़ गए तो कहीं ना कहीं आपकी स्टडी ज़रूर अफेक्ट होगी, तो इसलिए आप जितना जल्दी हो सके इन चीज़ों को छोड़ते हैं। अच्छा, मान लीजिए नीट 2026 का पेपर भी डिफ़िकल्ट आता है, तो उन बच्चों को कैसे क्या मैसेज देना चाहोगे कि पेपर को कैसे सॉल्व करना चाहिए? जैसे मतलब मैंने जब 2025 का पेपर दिया तो लास्ट ईयर 2024 का पेपर वो बहुत ज़्यादा इजी था, कहीं ना कहीं उस पेपर के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन किया और अचानक ऐसा अनएक्सपेक्टेड पेपर आ गया, तो हमारे लिए तो ये डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन क्योंकि अब 2025 का पेपर ऑलरेडी हार्ड आ चुका है, तो ऐसे में जो 2026 के लिए बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं अब यही कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को आप ऐसे अनइम्पोर्टेंट छोड़कर मत समझे। जैसे हम कई क्वेश्चंस करते थे, हमारे सामने कोई बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आता था, तो हम तो ये सोचकर छोड़ देते थे कि ऐसा क्वेश्चन तो पिछले 4-5 सालों में आ ही नहीं रहा। लेकिन अब 2026 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के पास ये ऑप्शन नहीं रह गया है, तो इसलिए उनको हर चीज़ को अच्छे से, हर चीज़ पर अच्छे से काम करना है, हर कंसेप्ट पर अच्छे से काम करना है, किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। अच्छा, कोई एक ऐसी चीज़ जो आप अपने जूनियर को बोलोगे जिससे वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो कि मतलब एक्चुअल में ऑल इंडिया रैंक 1 या सक्सेस होने के बाद कैसा फील होता है? देखिए, ये फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप खुद इस चीज़ को फ़ील करने के लिए आप अब से बहुत ज़्यादा मेहनत करने लग जाइए। तो आप अपनी कोचिंग की गाइडेंस को फॉलो करते रहिए, अपने पेरेंट्स की बातों को मानते चलिए, अपने मेंटर, अपने टीचर, सबकी बातों को आप मानते चलिए। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी एक दिन इस चीज़ को फ़ील कर सकें। अच्छा, कोई एक मिस्टेक आप पेपर को देख के अभी फील होता है कि यार ये मिस्टेक नहीं करता तो मेरे और अच्छे मार्क्स आते? बिल्कुल सर, मेरा जैसे केमिस्ट्री में क्वेश्चन गलत है तो वो मेरी सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक है, 90/400। जैसे इसका आंसर 0.225 करना था और मैं मेन पेपर में इसको 0.125 करके रहा हूँ। तो इतनी छोटी सी चीज़ गलत करने के बाद कहीं ना कहीं अफसोस तो होता ही है ऐसे, लेकिन क्योंकि इतना हार्ड पेपर होता है, इतनी जल्दी उसको अटैम्प्ट करने के चक्कर में ऐसी एक आधी सिली मिस्टेक हो गई, लेकिन जो हो गया आप क्या ही कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए।